दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र, विज्ञान और प्रमुख शास्त्र। इसमें हम प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के साथ प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विद्या, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी यानी विभिन्न शास्त्रों की प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है और प्राचीन काल में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारत का पूरा नाम भारतवर्ष है और संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया था। भरत के नाम पर, जो कि भरत जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन थे, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन थे, इन्हीं के नाम पर जो है भारतवर्ष का नामकरण किया गया था। भारत देश जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था और आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त के रूप में भी जाना जाता है। आर्यावर्त भारत को कहा जाता है क्योंकि ये आर्यों का निवास स्थल रहा है। तो भारत, इसको प्राचीन समय में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था और भारत देश जम्बूद्वीप का भाग था और आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ है। भारत का अंग्रेजी नाम क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है। इंडिया, भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। इंडिया, दैट इज भारत। तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है और इसकी उत्पत्ति इंडस यानी सिंधु नदी या सिंधु शब्द से हुई है, जो यूनानियों द्वारा चौथी सदी से प्रचलन में है। चौथी सदी से प्रचलन में है जो है ये हमारे देश का इंडिया नाम। और आप जान लीजिए कि चीनियों ने, या जो चीन के निवासी थे, उन्होंने प्रारंभ में भारत के लिए तिएंचू अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वेनसांग के बाद वहाँ पर इंतू शब्द का प्रचलन हो गया था। तो चीन के लोग अब जो है भारत को इंतू के नाम से जानते थे, ये भी याद रखिएगा। मध्यकालीन इतिहास के लेखकों जैसे फारसी और अरबी लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान से संबोधित किया है। देखिए मध्यकालीन लेखक जैसे अरबी और फारसी में भारत को हिंदुस्तान अथवा हिंद के नाम से भारत को जाना जाता है। और आप जान लीजिए कि इत्सिंग जो कि प्रसिद्ध यात्री था, भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया और एक प्रदेश के रूप में भारत का पहला सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि लिखित अष्टाध्यायी में मिलता है। तो एक प्रदेश यानी एक निश्चित क्षेत्र के रूप में भारत का पहला प्रयोग या भारत का पहला जो है सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। तो ये तो था भारत के, प्राचीन भारत से लेके अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके बारे में प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये याद रखिएगा। अब आइए जो हमारा आज का टॉपिक है, प्राचीन कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो यहाँ पर प्राचीन कालीन जो शिक्षा के केंद्र रहे हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। शिक्षा के जो प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र रहे हैं और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र जो था वो था तक्षशिला, और तक्षशिला के बारे में आप जानते भी होंगे। दोस्तों तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में
जो है तक्षशिला स्थित है और ये प्राचीन काल में राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पर आप जान लीजिए कि कौशल के राजा प्रसेनजित, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, कौशल के राजा प्रसेनजित, ठीक। इसके अलावा मगध का राजवैद्य जीवक, मगध का राजवैद्य जीवक, ठीक। चाणक्य राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ, चाणक्य, ध्यान से देखिएगा, चाणक्य। इसके अलावा बौद्ध विद्वान वसुबंधु, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद्य जीवक, राजनीतिज्ञ चाणक्य और बौद्ध विद्वान वसुबंध ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद चाणक्य यहाँ के प्रमुख आचार्य भी बने थे, याद रखिएगा, चाणक्य तक्षशिला के प्रमुख आचार्य भी थे। अब दूसरे शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आइए, दूसरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र जिसके बारे में हम जानेंगे वो है नालंदा। तो नालंदा के बारे में क्या है जानकारी दोस्तों? प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नालंदा की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी, 415 से 455 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इस विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे, व्याख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने हुए थे। और यहाँ भारत के अलावा कहाँ से? चीन, मंगोलिया, देखिए, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया से भी जो है छात्र पढ़ने के लिए आते थे। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित था। चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया के छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। और नालंदा के बारे में महत्वपूर्ण है कि ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। 10,000 विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 2,000 शिक्षकों की व्यवस्था थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था प्राचीन भारत में। और यहीं पर वेनसांग ने, याद रखिएगा दोस्तों, वेनसांग ने यहाँ 18 माह तक रहकर नालंदा में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। और वेनसांग के समय यहाँ के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको जानना चाहिए। इत्सिंग ने यहीं पर रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। और यहाँ का धर्मगंज नामक पुस्तकालय 3 भव्य भवनों रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक में स्थित था। और आप जान लीजिए दोस्तों कि वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर स्थित है। ये बिहार में नालंदा जनपद के राजगीर नामक स्थान पर स्थित है वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय, और इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। आइए अब चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण केंद्र वल्लभी के बारे में जानते हैं। वल्लभी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये पश्चिम भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। याद रखिएगा, पश्चिम भारत में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वल्लभी का नाम प्रमुख है। और जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का, तो वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा। और
इत्सिंग जो है, इत्सिंग कहता है कि यहाँ सभी देशों के विद्वान एकत्रित होते थे और विविध सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ किया जाता था। यहाँ पर शास्त्रार्थ किया जाता था और उसी के आधार पर सत्यता का निर्धारण किया जाता था। और आप जान लीजिए, वेनसांग के अनुसार यहाँ 100 बौद्ध विहार थे जिसमें 6000 हीन यानी भिक्षु निवास करते थे। तो वल्लभी जो है गुजरात में है और ये पश्चिम भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विद्यमान रहा है। चौथा जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसके बारे में आप जान लीजिए, ये है विक्रमशिला। विक्रमशिला की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और यहाँ पर 6 महाविद्यालय थे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट था जो पुराने हमारे शिक्षा के, यहाँ पर 6 महाविद्यालय थे, प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष और 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था और यहाँ के जो प्रमुख आचार्य थे उसमें आचार्य दीपंकर और श्री ज्ञान, आचार्य दीपंकर और श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्यों में। यहाँ के स्नातकों को अध्ययनोपरांत पाल शासकों द्वारा उपाधियाँ दी जाती थीं और जो स्नातक थे, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, स्नातकों को एक उपाधि दी जाती थी, पंडित की उपाधि दी जाती थी। महापंडित, उपाध्याय और आचार्य, पंडित के बाद महापंडित होते थे। देखिए कितना व्यवस्थित वहाँ पर शिक्षा का सिद्धांत था। पंडित के बाद महापंडित, महापंडित के बाद उपाध्याय, उपाध्याय और उसके बाद आचार्य, आचार्य की उपाधियाँ वहाँ पर दी जाती थीं उच्च शिक्षा में। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसका जो है इसको समाप्त कर दिया और इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और यहाँ पर सामूहिक हत्याएं कर दी भिक्षुओं की। तो ये तो था प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा के केंद्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखिए यहाँ से प्रश्न विविध रूप में आते हैं, कोई ऐसे ये सटीक चैप्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में हम लोग पूरी तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञ थे। प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो है खगोल विद्या में बहुत प्रगति हुई, ग्रह देवता माने जाने लगे, ग्रहों का संबंध ऋतुओं और मौसमों के परिवर्तन से था और इन परिवर्तनों का संबंध खेती और अन्य जो मौसमी गतिविधियां थीं उनसे संबंधित था। प्राचीन काल में व्याकरण और भाषा विज्ञान का उद्भव भी हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण और पुरोहित वेद की ऋचाओं और मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता पर बहुत अधिक महत्व और बल देते थे, इसलिए इसका भी प्रयोग हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखिए एक महत्वपूर्ण शाखा जो है गणित की, तो गणित जो है प्राचीन काल में अपने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन अंक गणित के अंतर्गत अंक गणना सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और ईसा पूर्व 3री सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग प्रारंभ हुआ। और आप जान लीजिए कि गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान किए। कौन कौन से? एक तो था अंकन पद्धति, याद रखिएगा, अंकन पद्धति यानी अंकों की गणना, इसके अलावा दार्शनिक पद्धति और शून्य की खोज। तो गणित के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण अंकन पद्धति 1 2 3 4 5, इसके अलावा दार्शनिक गणना और तीसरा शून्य की खोज,
ये प्राचीन भारत में गणित की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण बीज गणित में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हड़प्पा में बनी ईंट की इमारतों से ये पता चलता है कि पश्चिमोत्तर भारत के लोगों को मापन और ज्यामिति का ज्ञान था। और दोस्तों रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है, आप देखिए रेखा गणित के जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन बौधायन के शूल्व सूत्र में मिलता है। और बौधायन का शूल्व सूत्र जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है रेखा गणित और ज्यामिति पर, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आप जान लीजिए कि आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। और कोण के ज्या का सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। खगोल विज्ञान में भी, जो प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई थी। और हमारे यहाँ खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट हुए हैं। देखिए आर्यभट्ट खगोल विज्ञान के प्रमुख विद्वान थे। ये पाँचवीं सदी के महत्वपूर्ण विद्वान थे। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रहों की स्थिति की गणना की। और आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है और सूर्य ग्रहण क्यों होता है। और इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, या पृथ्वी गतिमान है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही ये पता लगाया था। और जब भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था तो प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर ही भारत का प्रथम जो है, आप जान लीजिए कि प्रथम उपग्रह हम लोगों ने इनके नाम पर ही प्रक्षेपित किया था। देखिए खगोल विज्ञान के अतिरिक्त ज्योतिष के क्षेत्र में ज्योतिष विज्ञान में भी भारतीयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल में देखिए 6वीं शताब्दी के विद्वान वाराहमिहिर, 6वीं सदी के विद्वान वाराहमिहिर को फलित ज्योतिष का महत्वपूर्ण प्रणेता कहा जाता है। और इनकी जो रचनाएं रही हैं, वाराहमिहिर की रचनाओं में याद रखिएगा पंच सिद्धांतिका महत्वपूर्ण रचना रही है। बृहद जातक, इसके अलावा बृहत संहिता, ये जो है वाराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं रही हैं। बृहत संहिता में यवनों को ज्योतिष का जन्मदाता माना गया है। यवन इनको ज्योतिष का जन्मदाता माना गया और ऋषियों के समान पूज्य माना गया है। तो ज्योतिष विज्ञान की भी प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण उन्नति हुई थी। इसके अलावा आइए भौतिक शास्त्र के बारे में जानते हैं। तो भौतिक शास्त्र जो है, प्राचीन काल में भौतिक शास्त्र के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, उसमें आप जान लीजिए कि जो आधुनिक भौतिकी का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। आधुनिक भौतिकी का महत्वपूर्ण सिद्धांत परमाणुवाद है। इसमें ये माना जाता है कि सभी वस्तुओं का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। तो भारत में परमाणुवाद के संस्थापक कौन रहे हैं, ये जान लीजिए। तो ये रहे हैं महर्षि कणाद जो हैं ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। कणाद जो हैं ये आप याद रखिएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद रहे हैं और ये परमाणुवाद के संस्थापक थे। और इनका समयकाल 6वीं सदी ईसा पूर्व रहा है। महर्षि कणाद का
जिन्होंने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया और इन्होंने ही ये कहा कि दुनिया की सभी वस्तुओं का निर्माण जो है वो छोटे छोटे कणों से हुआ है। अगला महत्वपूर्ण अध्ययन का शास्त्र है रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में भी जो है आप जान लीजिए, रसायन शास्त्र की जो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धियां रही हैं। रसायन शास्त्र को रस विद्या के नाम से या रस शास्त्र के रूप में जाना जाता था और विभिन्न जो है रसों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और कौन से जो रसायन हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन से हानिकारक हैं, इसका अध्ययन इसमें किया गया। और बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, देखिए बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जो हैं ये बौद्ध थे और इनको रसायन का नियामक माना गया है, रसायन का नियामक। और नागार्जुन ये बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने पारा की खोज की थी। पारा यानी मर्क्यूरी, पारा की खोज नागार्जुन के द्वारा की गई थी। और अब लास्ट में आइए चिकित्सा शास्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र भी आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है चिकित्सा शास्त्र, और ये प्राचीन काल में, भारत में प्राचीन काल से ही परिचित रहा है। और चिकित्सा शास्त्र के और विभिन्न औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा, अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख मिलता है। और मुनि आत्रेय की आत्रेय संहिता आयुर्वेद की प्रमुख रचना है। आत्रेय संहिता, याद रखिएगा, आत्रेय संहिता ये मुनि आत्रेय की रचना है जो कि आयुर्वेद की प्रमुख रचना है, जिसमें जल चिकित्सा का वर्णन है। जल के द्वारा किस प्रकार से व्याधियों को समाप्त किया जाए, इसका जो है उल्लेख आत्रेय संहिता में मिलता है। और इसी तरह आप जान लीजिए ईसा की दूसरी शताब्दी में, ईसा की दूसरी शताब्दी में आयुर्वेद के दो महान विद्वान हुए हैं। कौन कौन से, यहाँ पर देखिए, सुश्रुत और चरक। ये दो महत्वपूर्ण विचारक और आयुर्वेद के दो महान विद्वान हैं। चरक की चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। चरक संहिता को चिकित्सा विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र और प्राचीन भारत के अध्ययन के प्रमुख शास्त्रों के बारे में जाना। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया है जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।